हेलो ऑल। अभी हम आ चुके हैं डायरेक्ट टैक्स अमेंडमेंट के पार्ट 2 के अंदर। लास्ट क्लास में हमने पार्ट 1 के बारे में डिस्कस किया था, जिसका लिंक आपको ऊपर दिख रहा होगा आई बटन के अंदर। तो अगर आपने पार्ट 1 मिस कर दिया है, नहीं देखा है, तो पहले आप पार्ट 1 देख लें ताकि आप हमारे साथ आगे जुड़ पाए। पार्ट 1 के अंदर हमने बात करी थी कि बेसिक्स के अंदर, सैलरी हेड के अंदर, हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर एंड पीजीवीपी हेड के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं कैपिटल गेन हेड में क्या क्या चेंजेस आए हैं वहां से। तो देखिए बेटा, देखते हैं कैपिटल गेन हेड में क्या क्या चेंजेस आए। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो मैंने लिंक दे दिया है, नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने लिंक में दे दिए हैं। और हमारा एक दूसरा चैनल भी है ध्रुव कोचिंग क्लासेस के नाम से, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर भी एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस आती रहती है। तो चलिए पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 के अंदर देखिए कहां पर अमेंडमेंट आया है। सेक्शन 47 के अंदर अमेंडमेंट आया है। तो ये सेक्शन 47 किसका था बेटा? सेक्शन 47 था व्हाट इज नॉट ट्रांसफर का। इसको समझने से पहले अपन याद करते हैं कि सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 में क्या था। सेक्शन 45 सबसेक्शन 1, अगर आपको याद हो बेटा, सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 ट्रांसफर का बोलता है कैपिटल गेन कब लगेगा, जब कैपिटल एसेट का ट्रांसफर हो जाए। वहां पर ट्रांसफर की बात आती थी। कैपिटल एसेट की डेफिनेशन 2 क्लोज 14 में दी गई थी और ट्रांसफर की डेफिनेशन 2 क्लोज 47 के अंदर दी गई थी। जब ये दोनों बातें पूरी हो जाती है तो कैपिटल गेन लगती है। तो यहाँ पर ट्रांसफर की बात कही गई थी कि अगर कैपिटल गेन लगाना है तो ट्रांसफर होना चाहिए, और 2 क्लोज 47 में बताया गया। लेकिन कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन है जिनको ट्रांसफर नहीं माना जाता, सेक्शन 47 में बताया गया। अब इनको ट्रांसफर नहीं माना जाता है तो इन ट्रांजेक्शन पर कैपिटल गेन भी नहीं लगता है। जैसे गिफ्ट, विल और इरिवोकेबल ट्रस्ट देखा होगा, सेक्शन 47 के क्लोज 3 में हमने पढ़ा था गिफ्ट, विल और इरिवोकेबल ट्रस्ट। तो उस पर भी इसी वजह से अपन टैक्स नहीं लगाते थे। ऐसी कई सारी चीजें। तो चलिए उसी कड़ी में कुछ बातें और जुड़ी। किसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे? जब किसी कैपिटल एसेट को ट्रांसफर किया जाता है। कैपिटल एसेट कौन सी होनी चाहिए? या तो कोई बॉन्ड होना चाहिए, या कोई जीडीआर होनी चाहिए, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, या आरडीबी रुपी डिनोमिनेशन बॉन्ड होने चाहिए। बेटा आरडीबी को एक और नाम से जाना जाता है, मसाला बॉन्ड्स के नाम से, क्योंकि ये मसाले वाली कंपनीज को बढ़ावा देने के लिए ही बनाए गए। इनको मसाला बॉन्ड भी जरूर बोला जाता है। तो या तो बॉन्ड या जीडीआर या आरडीबी या डेरिवेटिव या अदर नोटिफाइड सिक्योरिटीज, इनको ट्रांसफर करोगे तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा, क्योंकि इनको ट्रांसफर ही नहीं मानेंगे। लेकिन कुछ कंडीशन और पूरी होनी चाहिए। इनका ट्रांसफर करने वाला कौन होना चाहिए? कोई नॉन रेजिडेंट। इनका ट्रांसफर करने वाला कौन होना चाहिए? कोई नॉन रेजिडेंट। किसके थ्रू ट्रांसफर होना चाहिए? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। और वो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज कहां लोकेटेड होना चाहिए? आईएफएससी में लोकेटेड होना चाहिए। आईएफएससी जस्ट लाइक सीज, जहां पर फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती है और गवर्नमेंट इन एरियाज को बढ़ावा देना चाहती, तो कोई नॉन रेजिडेंट इन सिक्योरिटीज को ट्रांसफर कर रहा है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। और वो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज कहां है? आईएफएससी में। और इस ट्रांजेक्शन का जो कंसिडरेशन है वो कैसे मिल रहा है? फॉरेन करेंसी पे किया जा रहा है। अगर ये सारी बातें पूरी हो जाए तो इस पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। तो इन चारों में से कोई एसेट होनी चाहिए। ट्रांसफर करने वाला नॉन रेजिडेंट होना चाहिए। कहां ट्रांसफर कर रहा हो, कैसे कर रहा हो? आईएफएससी में लोकेटेड किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ट्रांसफर कर रहा हो। और कंसिडरेशन जो पे करना है या पेएबल है वो फॉरेन करेंसी में होना चाहिए। अगर ये बातें पूरी हो जाती है बेटा, तो फिर इस ट्रांजेक्शन पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा खास दिख नहीं रहा, एमसीक्यू में आने के जरूर चांसेस बनते हैं। उसके बाद देखिए बेटा, चेंज देखने को मिलता है सेक्शन 50CA के अंदर। 50CA क्या बोलता था, पहले उस बात को याद कर ले। सेक्शन 50CA बात करता था अनक्योटेड शेयर्स के बारे में। अनक्योटेड शेयर्स के बारे में बात करता था बेटा सेक्शन 50CA। बोलता था कि अगर अनक्योटेड शेयर्स को आप एफएमवी से कम में ट्रांसफर करोगे तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हम एफएमवी लेंगे। एफएमवी से कम में ट्रांसफर नहीं कर सकते। जैसे आपने ट्रांसफर किया अनक्योटेड शेयर्स 15 रुपए का,
लेकिन उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो 20 रुपए है, तो फिर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लिया जाएगा, 20 रुपए लिया जाएगा। लेकिन ये वाली जो बात है अब कुछ लोगों पर एप्लीकेबल नहीं होगी, मतलब वो लोग जितने में ट्रांसफर करेंगे उतना ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, मतलब 15 में किया तो 15 ही। ये वाली बात कुछ लोगों पर नहीं लगेगी, बाकी लोगों पर तो लग रही है। और किन पर नहीं लगेगी ये वाली बात, ये एप्लीकेबल नहीं होगी फॉर प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ पर्सन सब्जेक्ट टू सम प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन। मतलब ये वाली जो बात है ना, डीमिंग फिक्शन ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ अनक्योटेड शेयर टू बी ट्रीटेड एज सेल कंसिडरेशन अंडर सेक्शन 50 CA इज नॉट एप्लीकेबल। ये सेक्शन 50 CA एप्लीकेबल नहीं होगा किसके लिए, फॉर प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ पर्संस सब्जेक्ट टू प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन। अब हमें ये जानने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट भी सेक्शन नहीं है कि प्रिस्क्राइब्ड पर्सन क्या है और प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन क्या है, ये इतना जानने की जरूरत है ही नहीं बेटा। तो इस पर अपन ज्यादा फोकस नहीं करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। एमसीक्यू क्वेश्चन बनने के जरूर यहाँ से भी चांस होते हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। 54 GB और 54 में अमेंडमेंट हुआ है। पहले मैं बात करूंगा सेक्शन 54 के अमेंडमेंट। सेक्शन 54 में क्या अमेंडमेंट हुआ है वो देखते हैं बेटा। सेक्शन 54 का अमेंडमेंट जानते हैं। सेक्शन 54 में एग्जम्पशन मिलती थी कैपिटल गेन की। कब मिलती थी, जब आप घर बेच करके घर खरीदते हो तब मिल जाती थी। लेकिन घर बेच के एक ही घर खरीदना है इंडिया के अंदर तब मिल जाती थी। लेकिन अब अमेंडमेंट के बाद क्या बोला कि आप घर बेच के दो दो घर खरीद सकते हो। ये तो पुराना प्रोविजन और अब ये नया प्रोविजन। आप घर बेच के अब दो दो घर खरीद सकते हो बेटा, दो घर पर भी एग्जम्पशन मिल जाएगी, लेकिन सब्जेक्ट टू दैट कि कैपिटल गेन का जो अमाउंट है ना वो मैक्सिमम 2 करोड़ ही होना चाहिए। 2 करोड़ से ज्यादा कैपिटल गेन का अमाउंट नहीं होना चाहिए। अगर 2.5 करोड़ का कैपिटल गेन हो गया तो एग्जम्पशन मिलेगी बिल्कुल, लेकिन ये घर बेच के घर एक ही घर, और 2 करोड़ के अंदर हो आप तो घर बेच के दो दो घर भी खरीद सकते हो आप। ये एक फायदा है आपको, लेकिन मैक्सिमम ये 2 करोड़ रुपए तक ही है और ये लाइफ में एक ही बार मिलेगा बेटा, शादी की तरह। एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा, जैसे लाइफ में शादी एक बार होती है आपकी, उसी तरीके से ये जो घर बेच के दो दो घर खरीदने वाला ऑप्शन है ना, ये लाइफ में एक ही बार मिलेगा, ओनली वंस इन लाइफ टाइम। ये एक ही बार ले पाओगे बेटा आप ये वाला ऑप्शन। और ये एक घर बेच के घर खरीदने वाला ये कितनी बार ही लो, इसका कोई फर्क नहीं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि लाइफ में एक बार दो बार ऐसा ही मिलेगा। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, assessee shall get exemption on purchase of 2 residential house in India। पहले कितना था ये 1 और अब कितना हो गया 2, तो ये अभी है और पहले इस जगह पर कितना लिखा हुआ था, एक ही लिखा हुआ था। The higher limit for 2 houses is applicable only when the amount of capital gain does not exceed ₹2 करोड़। ये जो 2 घर वाली बात है, 2 घर खरीदने वाली, ये कब तक आपको मिलेगा ये ऑप्शन, जब तक आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ रुपए से ऊपर नहीं जाता है। फर्दर, once an assessee has availed the benefit of 2 houses, अगर आपने एक बार ये फायदा ले लिया, बेनिफिट ले लिया, exemption under section 54 is not applicable in the same or any other assessment year। तो अगर आपने ये फायदा ले लिया है तो ये वाला जो एग्जम्पशन है ना 54 की, ये अब आपको नहीं मिलेगी, ना तो इस साल में ना बाद के किसी साल में। ये आपको एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर और भी बता रखा है। इफ द कैपिटल गेन एक्सीड ₹2 करोड़, एग्जम्पशन शैल बी रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली 1 हाउस। 2 करोड़ से ज्यादा है तो एक पर ही मिलेगी। वेयर ड्यूरिंग एनी असेसमेंट ईयर द असेसी हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्टेड 2 रेजिडेंशियल हाउसेज इन इंडिया। अगर असेसी ने कभी भी पहले या अभी 2 घर वाला ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया है, he shall not be subsequently entitled to exercise the option for the same or any other assessment year। In other words, the option is available once in lifetime of the assessee। मतलब ये जो 2 घर वाली बात है ना यार, सिंपल सी बात ये है, देखो घुमा फिरा करके बात करनी नहीं, अपन मुद्दे पर आते हैं। मुद्दे पर ये है कि ये जो 2 घर वाला ऑप्शन है ना, ये लाइफ में एक ही बार मिलेगा, लाइफ में एक बार ही मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा, लाइफ में एक बार ही मिलेगा ये, ठीक है। तो आप घर बेच के 2 घर भी खरीद सकते हो, लेकिन ये ऑप्शन जिंदगी में अब एक ही बार मिलेगा। ये वाली बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। ये एग्जाम्पल भी दे रखा है बेटा। यहाँ पर असेसी ने क्या करें, 2 घर खरीदे, एक जयपुर में खरीदा, एक जोधपुर में खरीदा है।
पैसा कहाँ से आया, उसका बॉम्बे में एक घर था, उसने उसको बेचा और उस पर क्या हुआ, 1.5 करोड़ रुपए का उसको कैपिटल गेन हुआ। तो 1.5 करोड़ रुपए से उसने जयपुर में घर खरीद लिया, जोधपुर में घर खरीद लिया, एग्जम्पशन मिल जाएगी क्योंकि 2 करोड़ के अंदर अंदर ही। फिर उसने बाद में क्या किया, ये जयपुर वाला घर सेल कर दिया, कितने में, 1.20 करोड़ में। और जयपुर वाला घर बेच करके जो पैसा आया ना, उसने पुणे में एक घर खरीद लिया और बड़ौदा में एक घर खरीद लिया। क्या एग्जम्पशन ले पाएगा बताओ? नो। वो जो वंस इन लाइफ टाइम में थी वो वाली एग्जम्पशन तो जिंदगी में एक ही बार ले पाओगे, 2 हाउसेज वाला ऑप्शन, ये ध्यान रखें। चलिए बेटा आप सेक्शन 54 जीबी में चलते हैं। तो ये बड़ा ही सिंपल सा अमेंडमेंट था, घर बेच के एक घर खरीद सकते थे, अब आप 2 घर खरीद सकते हो, फर्क सिर्फ इतना सा है, ठीक है। और 2 घर वाली लिमिट जो है मैक्सिमम 2 करोड़ रुपए के कैपिटल गेन तक ही मिलेगी आपको। चलिए आगे चलते हैं, सेक्शन 54 जीबी में क्या अमेंडमेंट हुआ है वो देखते हैं। ये भी एग्जम्पशन का ही एक पार्ट है। सबसे पहली बात तो इसकी जो एप्लीकेबिलिटी, इस सेक्शन की ड्यूरेशन थोड़ी बढ़ा दी गई है। अब ये सेक्शन जो है 31 मार्च 2021 तक चलेगा, ठीक है। ये तो कोई खास नहीं, बढ़ा दी तभी तो अपन पढ़ रहे हैं इसको। फर्क देखिए मेन तो यहाँ पर है, ये एमसीक्यू में आने के पूरे चांसेस है। ये प्रोविजन मैं बता देता हूँ होता क्या था पहले आपको, क्योंकि आप भूल जाते हो। आप घर बेच के एलिजिबल कंपनी के शेयर खरीदो, घर बेच के एलिजिबल कंपनी के शेयर खरीदो तो 54 जीबी में एग्जम्पशन मिलती है। और वो एलिजिबल कंपनी के कम से कम 50% शेयर आपको खरीदने पड़ते थे, लेकिन अब ये 50% वाली लिमिट को चेंज करके देखो कितना कर दिया है, 25% कर दिया पहला अमेंडमेंट। तो पहले जो आपको 50% शेयर खरीदने पड़ते थे उसकी जगह 25% ही खरीदने पड़ते। दूसरी बात, आगे अब क्या होता था, ये कंपनी के शेयर आपने खरीदे तो पैसा गया कंपनी के पास। अब कंपनी के पास जो पैसा आता था उससे उसे 1 साल के अंदर अंदर उस पैसे से असेट्स खरीदनी पड़ती थी, और उन असेट्स को वो 5 साल तक ट्रांसफर नहीं कर सकती थी, नॉट ट्रांसफर। 5 साल तक नहीं बेच सकती कंपनी उन असेट्स को जो उन पैसों से खरीदी है। लेकिन कंप्यूटर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए ये 5 साल वाली लिमिट चेंज करके कितनी कर दी है, 3 साल। तो अभी भी 5 साल ही है बाकी असेट्स के लिए, तो जैसे बिल्डिंग है, मशीनरी, उनके लिए। लेकिन कंप्यूटर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए लिमिट कितनी है, 3 साल। मतलब 3 साल बाद आप कंप्यूटर या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सेल कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन बाकी नहीं कर सकते बेटा। ध्यान रखना, बाकी पर अभी भी, बाकी एसेट्स पर अभी भी कितने साल की लिमिट है, 5 साल की। तो देखिए बेटा, ये प्रैक्टिकल में तो देखिए आपके एग्जाम में मुझे आने जितना नहीं लग रहा है ज्यादा चांसेस। सेक्शन 54 के जरूर चांसेस है प्रैक्टिकल आने के, इसके एमसीक्यू में आने के चांसेस है। तो इस सेक्शन को मैं मार्क करता हूं फॉर द पर्पज ऑफ एमसीक्यू, और इस सेक्शन को मैं हर तरीके से वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करता हूं। एग्जाम में आने के बहुत ही ज्यादा हायर चांसेस है सेक्शन 54। तो बेटा ये थे कैपिटल गेन में हुए अमेंडमेंट। चलो अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं अदर सोर्सेज के अंदर क्या क्या अमेंडमेंट आए हैं। अदर सोर्स के अमेंडमेंट्स पढ़ते हैं। देखिए बेटा, इश्यू ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम बाय क्लोजली हेल्ड कंपनी इन एक्सेस ऑफ एफएमबी। क्या ये सेक्शन याद है आपको? मैं बताता हूं। देखो ये सेक्शन क्या था, कोई ऐसी कंपनी जिसमें पब्लिक इंटरेस्टेड नहीं हो, पब्लिक सब्सटेंशियली नॉट इंटरेस्टेड, मतलब प्राइवेट कंपनी मान लो एक तरीके से, ठीक है। अगर वो शेयर इश्यू करती है, अगर वो शेयर इश्यू करती है अबाउ फेयर मार्केट वैल्यू, तो जितने ऊपर के कमाएगी वो अदर सोर्स में टैक्सेबल होते थे। जैसे इश्यू प्राइस है शेयर की 20 रुपए, एफएमवी है 15 रुपए, और फेस वैल्यू है 10 रुपए। तो एफएमवी से ऊपर कितना कमाया आप, 5 रुपए। तो ये 5 रुपए कहां टैक्सेबल होते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बेटा ये वाला प्रोविजन है अभी, और ये ओनली जिनमें पब्लिक इंटरेस्टेड नहीं है उन्हीं कंपनीज पर एप्लीकेबल होता है, पब्लिक पर नहीं होता है। दूसरा, ये शेयर भी किसको इश्यू होने चाहिए, किसी रेसिडेंट को होने चाहिए। नॉन रेजिडेंट को शेयर इश्यू करते हो तब भी नहीं लगता है। अब ये सेक्शन कब नहीं लगता है,
उसमें कुछ और बातें ऐड कर दी गई है। मतलब ये सेक्शन अभी भी ऐसा का ऐसा ही है, लेकिन ये सेक्शन कुछ और कंडीशन है तब भी नहीं लगेगा। कब नहीं लगेगा देखो, यहां पर बोला है नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 56(2) क्लोज 7b। सच प्रोविजन आर नॉट एप्लीकेबल ऑन कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग। मतलब कंपनी कौन सी है? वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग। और पैसे कहां से ले रही है वो? किसी स्पेसिफाइड फंड से। मतलब कोई वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग शेयर इशू करती है किसी स्पेसिफाइड फंड को। ये स्पेसिफाइड फंड अगर सिंपल शब्दों में बताऊं तो ये इनका काम ही इन्वेस्टमेंट करना होता है, स्पेसिफाइड फंड वालों का। तो इनको इशू कर रही है, इनसे चाहे आप एफएमवी से ऊपर भी ले लो। जैसे ये वाला केस, अगर ये वाला केस यहां होता ना तो अदर सोर्स में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होता, क्योंकि बोला गया जब वेंचर कैपिटल स्पेसिफिक पर्पस के लिए काम करने वाली कंपनी वेंचर कैपिटल शेयर इशू कर रही है किसको? स्पेसिफाइड फंड को। एफएमवी से ऊपर भी इशू कर लो, ये सेक्शन लगेगा ही नहीं। हेडिंग में क्या बोला है? ये सेक्शन नहीं लगेगा। अब स्पेसिफाइड फंड का मतलब क्या ये बताया गया है, देखिए। स्पेसिफाइड फंड मीन्स ए फंड एस्टेब्लिश्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया इन द फॉर्म ऑफ, ऐसा फंड जो कि स्टैब्लिश किया गया या फिर इनकॉर्पोरेट किया गया इंडिया में। किसके फॉर्म में? या तो ट्रस्ट के फॉर्म में, या कंपनी के फॉर्म में, या एलएलपी के फॉर्म में, या अदर कोई बॉडी कॉर्पोरेट के फॉर्म में। और इसको क्या मिला है? सर्टिफिकेट मिला है रजिस्ट्रेशन का एज ए कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड एंड इज रेगुलेटेड अंडर सेबी। मतलब ये इनका काम क्या होता है? इन्वेस्टमेंट करना। अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के नाम से इनको जाना जाता है, और इनको सर्टिफिकेट मिलते हैं कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 के, और ये सर्टिफिकेट कौन देता है? सेबी। मतलब सिंपल सी बात ये है कि जिस भी फंड के पास में कैटेगरी 1 का या कैटेगरी 2 का सेबी का सर्टिफिकेट है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का, वो क्या माना जाएगा? स्पेसिफाइड फंड माना जाएगा। और इसको कोई भी वेंचर कैपिटल वाली कंपनी इशू करेगी शेयर तो ये सेक्शन नहीं लगेगा। ये बात कही गई है, एमसीक्यू पर्पस में ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा ये भी। अब आगे देखते हैं क्या है ये सेक्शन, और कब नहीं लगता है उस पर बात कर रहे हैं अपन, और कब ये सेक्शन नहीं लगेगा। ठीक है, अब ये सेक्शन यहां नहीं लगता अपन को पता है। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि अगर आपने इस सेक्शन को नहीं माना तो क्या होगा? अगर आपने इस सेक्शन की कंडीशन वायोलेट कर दी, जैसे किसी पर ये सेक्शन लगता था और उसने फॉलो नहीं किया, तो क्या होगा? भाई जो भी इनकम उसने नहीं बताई, जैसे उसने 50,000 की इनकम छुपाई तो 50,000 पे टैक्स लगाएंगे पहले तो। दूसरा, जो इनकम उसने छुपाई है उसे अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम मानते हुए उसके ऊपर पेनल्टी भी लगाएंगे। देखिए क्या बोला, सच प्रोविजन आर ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल ऑन कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय ए कंपनी फ्रॉम नोटिफाइड क्लास ऑफ पर्सन। यहां तो सीधी सिंपल सी बात बोल दी, कुछ नोटिफाइड क्लास बताया नहीं, बस नोटिफाइड क्लास ऑफ पर्सन को इससे इशू करके भी आप पैसा ले रहे हो तो नहीं लगेगा, ये बात बोल दी। अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है, तो दो कंडीशन हो गई जब ये सेक्शन नहीं लगेगा। अब क्या बोल रहा है, वेयर द प्रोविजन हैज नॉट बीन अप्लाइड टू ए कंपनी, अगर ये प्रोविजन किसी कंपनी पर नहीं लगाया गया है ऑन अकाउंट ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन, वो नोटिफिकेशन की कंडीशन पूरी कर रही थी इस वजह से नहीं लगाया गया उस पर, एंड सच कंपनी फेल्स टू कंप्लाई विथ एनी ऑफ दोज कंडीशन। अब ये नोटिफिकेशन में कुछ कंडीशन बताई ऐसा ऐसा होना चाहिए, और कंपनी ने कंडीशन, बेटा बहुत सारी कंडीशन है इसलिए दी नहीं मैंने यहाँ पर, आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं, इंटर लेवल पर भी नहीं और फाइनल लेवल पर भी नहीं, इसलिए मैंने दी नहीं है। ठीक है, एक नोटिफिकेशन है उसमें बहुत सारी कंडीशन बता रखी है कि कंपनी को ऐसा ऐसा करना है, ये करना है। ये सेक्शन इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, इसलिए मैं इसको ज्यादा डीप में मैंने इसकी नोटिफिकेशन हटा दी है। वैसे नोटिफिकेशन भी पहले मैंने रखी थी फिर हटा दी मैंने, मुझे ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट नहीं लगी इस वजह से। तो देखो क्या है कि कोई कंपनी है जिसने नोटिफिकेशन की सारी बातें पूरी कर ली तो फिर उस पर सेक्शन नहीं लगेगा, बस आराम से ऊपर का भी पैसा ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर नोटिफिकेशन में लिखी हुई एक भी बात आपने पूरी नहीं करी और आपने इस सेक्शन को भी नहीं माना, ये सोचते हुए कि हम तो भाई पूरा कर रहे हैं, तो क्या होगा देखो, एनी कंसिडरेशन रिसीव्ड फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स दैट एक्सीड्स द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच शेयर शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द कंपनी। मतलब एफएमवी से ऊपर की जो है ना
एफएमवी से ऊपर की, मतलब इश्यू प्राइस माइनस एफएमवी वाला जो अमाउंट आएगा ना, ये तो टैक्सेबल करना ही है, क्योंकि वो कंपनी कंडीशन पूरी नहीं कर रही है। और फिर उस कंपनी को अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम का और केस लगाते हुए उससे पेनल्टी लेंगे। अंडर रिपोर्टिंग और मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम का केस लगाते हुए उससे पेनल्टी भी ली जाएगी। ये बात है, मेनली आपको ये ध्यान रखना बेटा, मेन सेक्शन तो ध्यान रखना ही है। और ये सेक्शन कब नहीं लगता है, इसमें ये वाला ध्यान रखना है, जब कोई वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग शेयर इशू करती है किसी स्पेसिफाइड फंड को, तब ये सेक्शन नहीं लगता है। आगे चलते हैं। देखिए बेटा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, आप लोगों को अच्छे से पता है कि जब भी कोई कंपनी डिविडेंड बांटती है, जब भी कोई कंपनी डिविडेंड बांटती है, तो डिविडेंड बांटते टाइम कंपनी को क्या काटना पड़ता है? डीडीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स काटना पड़ता है बेटा कंपनी को। तो अब कुछ कंपनीज को ये डीडीटी नहीं काटना पड़ेगा। किन कंपनीज को? ऐसी कंपनी जो आईएफएससी में लोकेटेड है। पहले भी आया था ऊपर आईएफएससी कैपिटल गेन में। आईएफएससी में लोकेटेड कंपनीज को, मतलब जस्ट लाइक सेज मान के चलो, आप तो ज्यादा दिमाग ही मत लगाओ। आईएफएससी में लोकेटेड कंपनीज को डीडीटी नहीं काटना पड़ेगा, बाकी को काटना है, सिंपल सी बात। और वो जो कंपनीज की इनकम है ना, वो कैसे होनी चाहिए? फॉरेन एक्सचेंज में ही होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई आईएफएससी में लोकेटेड है लेकिन रुपए में कमाते हैं इनकम, नहीं नहीं नहीं, चलेगा नहीं। देखो सेक्शन में क्या लिखा है, नो टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट शैल बी चार्जेबल ऑन टोटल इनकम ऑफ अ कंपनी बीइंग ए यूनिट ऑफ। कंपनी कहां होनी चाहिए? वो आईएफएससी में होनी चाहिए। डिराइविंग इनकम सोनली इन कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज। वो कंपनी अपनी इनकम कैसे कमाती? कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में, मतलब ऐसी फॉरेन करेंसी जिसे आसानी से आराम से रुपयों में कन्वर्ट किया जा सकता है। ऑन और आफ्टर इस डेट के बाद ऑफ इट्स करंट इनकम और इनकम एक्यूमुलेटेड एज यूनिट ऑफ आईएफएससी आफ्टर 1/4/2017, मतलब इस डेट के बाद से, ये उससे पहले नहीं था ये सेक्शन। तो मतलब आईएफएससी में लोकेटेड ऐसी कंपनी जो कि फॉरेन एक्सचेंज में अपनी इनकम कमा रही है, उनके ऊपर डीडीटी काटने की जिम्मेदारी नहीं है। फाइनल लेवल के लिए मैं इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करूंगा, फाइनल लेवल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटर लेवल पर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रख रहा है, फिर भी पढ़ना तो आपको ही। अब आगे आते हैं सेक्शन 115 QA। बेटा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, ध्यान दीजिए। देखो मैं पहले आपको प्रोविजन बताता हूँ क्या होता था। ये कैपिटल गेन में भी रिलेट करता है वैसे तो, ये कैपिटल गेन में भी रिलेट करता है। देखो क्या होता है, कोई कंपनी बायबैक करती है, शेयर होल्डर क्या दे देगा? अपने शेयर्स दे देगा, शेयर होल्डर शेयर्स दे देगा और कंपनी बदले में उसको क्या दे देगी? कंसीडरेशन। ठीक है। अब पहले क्या होता था कि ये बायबैक करने पर अनलिस्टेड, बेटा सीएमए इंटर में ये कैपिटल गेन में दे रखा है सेक्शन, ठीक है 45 है, वहां पर ढूंढना इसको जाकर, वहां मिलेगा। अब यहां पर आप देखिए कि ये कंपनी बायबैक कर रही है, तो पहले जो अनलिस्टेड डोमेस्टिक कंपनी होती थी उनको बायबैक करते टाइम एक टैक्स काटना पड़ता था, बायबैक टैक्स 115 QA के अंदर। किसको काटना पड़ता था? अनलिस्टेड डोमेस्टिक कंपनी को। और शेयर होल्डर के हैंड में वो एग्जम्प्ट हो जाता था। हालांकि शेयर होल्डर को भी तो फायदा हुआ है। मान लीजिए उसने 100 रुपए का शेयर खरीदा था, बायबैक हुआ 20 रुपए में, 120 रुपए में, तो 20 रुपए का फायदा हुआ ना, लेकिन वो एग्जम्प्ट हो जाता था सेक्शन 10 क्लोज 34A के अंदर। और बाकी की जितनी भी कंपनियां बच गई, यहां पर ओनली क्या लिए? अनलिस्टेड, बाकी लिस्टेड कंपनीज हो गई, फॉरेन कंपनीज हो गई, उनके ऊपर ये सेक्शन नहीं लगता था। लेकिन अब से क्या बोला? अब से ये प्रोविजन ऐसा है, बायबैक करते टाइम सभी कंपनी को क्या काटना है? बायबैक टैक्स काटना है, और शेयर होल्डर के हैंड में ये फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगा। ये बात है, ये बात है सिंपल सी कि अब से कोई भी कंपनी बायबैक करेगी तो उस कंपनी को 115 QA के अंदर क्या काटना पड़ेगा? बायबैक टैक्स काटना पड़ेगा, और शेयर होल्डर के एंड में फुल्ली एग्जम्प्ट होगा सेक्शन 10 क्लोज 34A के अंदर। तो देखिए क्या बोला गया, बायबैक टैक्स टू बी लेवीड। ये बायबैक वाला टैक्स किस पर लेवी होगा? ऑन बायबैक ऑफ लिस्टेड शेयर्स। अब लिस्टेड शेयर्स पर भी लग जाएगा। पहले ओनली किस पर लगता था?
अनलिस्टेड पर ही लगता था। चलिए, होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। फिर भी आपका कोई डाउट रह जाए इनमें किसी में भी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बच्चे को हर बात आ ही जाए, किसी का कोई डाउट हो सकता है जरूर, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जरूर उसका जवाब दूंगा। आगे चलते हैं बेटा, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज में क्या अमेंडमेंट है वो देखते हैं। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज में क्या अमेंडमेंट है वो देखते हैं। इस अमेंडमेंट को हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आएगा नहीं आएगा अपन कंफर्म नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन इंपॉर्टेंट है अमेंडमेंट कह सकते हैं। तो देखिए ये क्या आप बोल रहा है, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेज इन केस ऑफ सर्टेन कंपनी, या फिर यूं बोले क्लोजली हेल्ड कंपनीज। ये सेक्शन क्या हुआ करता था, ये सेक्शन क्या हुआ करता था, देखो ये सेक्शन क्या बोलता था कि अगर किसी कोई ऐसी कंपनी जिसमें पब्लिक इंटरेस्टेड नहीं है, ये मानिए ये एक कंपनी, ठीक है, प्राइवेट कंपनी, क्योंकि पब्लिक नॉट इंटरेस्टेड वाली कंपनीज के लिए ये सेक्शन, इस कंपनी को अपना लॉस जो है वो कैरी फॉरवर्ड करना है नेक्स्ट ईयर में। नेक्स्ट ईयर में जैसे मान लो 18-19 का लॉस जो है वो 19-20 में कैरी फॉरवर्ड करना है। इस साल का लॉस अगले साल कैरी फॉरवर्ड करना है। तो कंडीशन थी यहां पर कि इस साल के आखिरी दिन और इस साल के आखिरी दिन आपकी 51% शेयर होल्डिंग क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी आप उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे। तो ऐसी कंपनीज जिनमें पब्लिक इंटरेस्टेड नहीं है, अगर उन्हें अपना लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है एक साल से दूसरे साल, तो जिस साल लॉस हुआ उस साल के लास्ट दिन की शेयर होल्डिंग और जिस साल आपको कैरी फॉरवर्ड करना है उस साल के लास्ट डे की शेयर होल्डिंग कम से कम 51% सेम होनी चाहिए, ये बात कहता है। और ये वाला प्रोविजन सभी कंपनीज पर एप्लीकेबल भी होता है, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या बोला गया एडिशनली, जो स्टार्टअप कंपनी क्या थोड़ी दुखी। स्टार्टअप में क्या होता है, आइडिया आता है, धीरे धीरे डेवलप होता है, टाइम लगता है, लॉसेस भी होते रहते हैं, ठीक है। तो ये एक स्टार्टअप शुरू हुआ पेटीएम के नाम से। पेटीएम के नाम से स्टार्टअप शुरू हुआ और इसमें 4 शेयर होल्डर थे, ABCD, ठीक है। ABCD 4 शेयर होल्डर है इसके अंदर, सभी के पास में 25-25% की शेयर होल्डिंग है। लेकिन नेक्स्ट ईयर क्या हुआ बेटा, नेक्स्ट ईयर ABCD तो थे ही, E और F और आ गए, और इन लोगों के पास ओनली 10% की शेयर होल्डिंग बची और इनके पास चली गई बाकी। मतलब ABCD ने अपने शेयर बेच दिए E एंड F को। देखो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से अगर हम देखें तो क्या 51% शेयर होल्डिंग सेम है, नहीं है ना, ओनली 40% ही सेम है, बाकी 60% तो E और F के पास जा चुकी है। लेकिन क्या सारे के सारे शेयर होल्डर यहां सेम है क्या, बिल्कुल। ये शेयर होल्डर यहां भी कंपनी के साथ में बने हुए हैं, इन्होंने अपनी हिस्सेदारी जरूर बेच दी और कुछ नए शेयर होल्डर जरूर आ गए। इस केस में भी स्टार्टअप कंपनी अपना लॉस कैरी फॉरवर्ड कर पाएगी स्टार्टअप के लिए। तो मतलब स्टार्टअप के लिए क्या बोला है, या तो आपकी 51% शेयर होल्डिंग सेम हो, या फिर अगर 51% शेयर होल्डिंग सेम नहीं है कोई बात नहीं, आपके सारे शेयर होल्डर आपके साथ रुके हुए हैं क्या, सारे, ऑल, ध्यान रखना, अगर रुके हुए सारे एक साथ तो भी आप लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो या तो 51% शेयर होल्डिंग सेम हो जाए या फिर सारे शेयर होल्डर साथ टिक जाए, दोनों में से एक भी बात पूरी कर। लेकिन ये जो सारे शेयर होल्डर टिकने वाली बात है ना, ये लाइफ टाइम के लिए नहीं है, वो 51% तो लाइफ टाइम लगेगा, लेकिन ये सारे शेयर होल्डर टिकने वाली बात जो है ना, वो इनकॉर्पोरेशन वाले ईयर से ओनली 7 ईयर्स के लिए ही, 7 साल तक चलेगा ये। 7 साल के बाद स्टार्टअप वाली को भी ओनली फर्स्ट कंडीशन ही मिलेगी,
फर्स्ट कंडीशन ही लगेगी, वो सेकंड ऑल शेयर होल्डर वाली नहीं लगेगी। तो स्टार्टअप के अलावा जो बाकी कंपनीज बच गई उन पर क्या लगता है बेटा? उन पर तो ओनली ये फर्स्ट ही लगती है। देखो इसको एक बार पढ़ते हैं। सेक्शन 79 अलाउज क्लोजली हेल्ड एलिजिबल स्टार्टअप्स टू कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेज इफ इट फुलफिल्स एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। स्टार्टअप की बात कर रहे हैं। स्टार्टअप को अगर अपना लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है तो या तो 51% वोटिंग पावर सेम रख लो, ठीक है, या फिर ये दूसरी कंडीशन, ये ध्यान रखो बेटा, वो इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे शेयर होल्डर सेम हो आपके। 51% सेम नहीं है, कोई बात नहीं, शुरू में लॉस होता है तो क्या करते हैं स्टार्टअप वाले, अपने शेयर बेचते हैं, जैसे पेटीएम ने अलीबाबा को बेचे, पैसे आए, ठीक है, शेयर होल्डर सारे टिके होते। तो या फिर सारे शेयर होल्डर आपके साथ हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये सारे शेयर होल्डर साथ होने वाली बात ओनली 7 ईयर्स तक चलेगी फ्रॉम द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, बाद में नहीं चलेगी बेटा, इसको ध्यान रखें। और इसके अलावा अब जो बाकी कंपनियां बच गई जो स्टार्टअप नहीं है, उनके लिए क्या है? उनके लिए अदर क्लोजली हेल्ड कंपनीज के लिए ओनली कंडीशन 1, और 7 साल बाद तो इस स्टार्टअप के लिए भी ओनली कंडीशन 1 ही रहेगी। होप आपको समझ में आ गया है ये। अब ये सेक्शन कुछ कंपनीज पर लगता ही नहीं है, कुछ कंडीशन है जब नहीं लगता है तो उन पर बात करते हैं बेटा। पहला, शेयर्स ट्रांसफर हो रहे हैं गिफ्ट के थ्रू या फिर डेथ की वजह से। जैसे मान लो ये ABCD 4 शेयर होल्डर है, ठीक है, B, C और D की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई, इस वजह से B, C और D के शेयर जो है किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफर हो गए, EFG को, तो क्या लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? वैसे देखा जाए तो बेटा ओनली A ही है अब तो, और 75% क्या हो चुके, चेंज हो चुके। लेकिन वो चेंज किस वजह से आया? क्योंकि उनकी डेथ हो गई, भाई किसी की डेथ हो गई तो शेयर होल्डिंग तो बदलेगी ना। तो अगर डेथ की वजह से शेयर होल्डिंग बदल रही है आपकी, या फिर गिफ्ट कर दिए गए हैं शेयर, उस वजह से शेयर होल्डिंग बदल रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको काउंट करेंगे कि वो सेम ही है। तो B, C और D जो डेथ हो गई थी और उनके शेयर किसी और के पास चले गए थे, तो भी यही मानेंगे कि वो अभी भी यही है, और आप लॉस कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे। तो मतलब अगर डेथ की वजह से और गिफ्ट की वजह से शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इन वजह से आपके 51% से नीचे गए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप लॉस सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद इस पॉइंट से पहले ये पढ़ लेते हैं, सेकंड से पहले, अगर कोई कंपनी के ऊपर इंसॉल्वेंसी का केस चालू हो गया है तो भाई वो तो पहले ही वैसे ही जा रही है, इसको और क्या दुख दे। अगर कोई कंपनी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में चल रही है तो फिर ठीक है, ये कंडीशन उनके ऊपर नहीं लगेगी, ये सिंपल सी बात है, इस पर कोई ज्यादा डिस्कशन नहीं। अब देखो ये सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट को समझिए, सेकंड पॉइंट को बड़े ही ध्यान से समझिए। ये एक कंपनी है A लिमिटेड, ठीक है, और ये एक फॉरेन कंपनी है। A लिमिटेड क्या है? इस फॉरेन कंपनी की सब्सिडरी है, और ये होल्डिंग कंपनी है, और इस होल्डिंग कंपनी के पास में A लिमिटेड के 60% शेयर्स है। इस होल्डिंग कंपनी के पास में A लिमिटेड के जो है 60% शेयर्स है बेटा। अब क्या हुआ, A लिमिटेड जो है वो अमालगमेट हो गई। A लिमिटेड जो है, सॉरी A लिमिटेड नहीं, ये फॉरेन कंपनी, ये फॉरेन कंपनी बाहर की किसी फॉरेन कंपनी के साथ क्या हो गई, अमालगमेट हो गई। तो अब ये कंपनी के जो शेयर्स थे, फॉरेन कंपनी के सारे शेयर कहाँ चले जाएंगे, इसमें, और फॉरेन के पास जो A के शेयर पड़े थे वो भी किसमें चले गए, इसमें। तो देखा जाए तो A के लिए तो दिक्कतें आ गई ना, A की 51% शेयर होल्डिंग सेम रहेगी नहीं, क्योंकि जो उसके 60% शेयर रखता था वो तो किसी और में मिल गया। तो बोला गया कि अगर इस कंपनी के, होल्डिंग कंपनी के कम से कम 51% शेयर होल्डर अगर इस फॉरेन कंपनी में चले जाते हैं, ये दूसरी कंपनी में, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जो हमारी सब्सिडरी कंपनी है ये माना जाएगा कि इसकी 51% शेयर होल्डिंग सेम है, और ये लॉस सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कर पाएगी। एक बार फिर से देखो बेटा, ये A लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी है, और ये जो है H लिमिटेड फॉरेन की कंपनी है। A लिमिटेड इज द सब्सिडरी ऑफ H लिमिटेड। इस A लिमिटेड के साथ कुछ नहीं हुआ, ये जैसी थी वैसी है, तो इसको तो भूल जाओ एक बार। ये फॉरेन वाली कंपनी के पास में A के कितने शेयर है, 60, और ये फॉरेन वाली कंपनी अमालगमेट हो गई थी,
किसी के साथ बाहर के बाहर ही अमालगमेट होगी, दो यूएस में जाकर के किसी के साथ मिल गई, तो अब ये ए लिमिटेड की तो शेयर होल्डिंग चेंज हो गई ना, क्योंकि जो पहले एच के पास थे ये मानिए पी के पास चले गए इसके शेयर 60%, क्योंकि इसमें मिक्स हो गई। तो अब ये क्या करे, तो भी ये ए लिमिटेड अपने लॉस सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कर पाएगी, सब्जेक्ट टू द कंडीशन के इस कंपनी के एच के कम से कम 51% शेयर होल्डर जाकर के इस पी में मिल गए। देखो पढ़ते हैं, चेंज इन द शेयर होल्डिंग ऑफ एन इंडियन कंपनी। शेयर होल्डिंग में किसकी चेंज आ रहा है, इंडियन कंपनी की, विच इज अ सब्सिडरी, और इंडियन कंपनी क्या है, सब्सिडरी है। किसकी सब्सिडरी है, किसी फॉरेन कंपनी की। एज अ रिजल्ट ऑफ फॉरेन कंपनी का या तो अमालगमेशन हो गया, वो किसी के साथ मिल गई, या डीमर्जर हो गया, वो अलग हो गई। सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट 51% शेयर होल्डर ऑफ अमालगमेटिंग और डीमर्ज्ड फॉरेन कंपनी कंटिन्यू टू बी शेयर होल्डर ऑफ द अमालगमेटेड और द रिजल्टिंग फॉरेन कंपनी। मतलब कम से कम 51% शेयर होल्डर अगर कंटिन्यू रहते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए बेटा एक छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं, फिर अपन अगले पार्ट में बाकी बातें करेंगे। एग्जम्पशन फ्रॉम इनकम टैक्स। इनकम टैक्स की एग्जम्पशंस में कुछ बातें और जोड़ी गई है बेटा, वो देखते हैं कि वो बातें क्या है एग्जम्पशंस के अंदर। आपने देखा होगा नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस, एनपीएस के अंदर अगर हम कंट्रीब्यूट करते हैं, एनपीएस के अंदर अगर हम कंट्रीब्यूट करते हैं तो हमको डिडक्शन मिलती अंडर सेक्शन 80 सीसीडी। और अगर एनपीएस में से विड्रॉ करते हैं लमसम में विड्रॉ करते हैं तो 40% जो पार्ट है वो एग्जम्प्ट हुआ करता था। लमसम विड्रॉल फ्रॉम एनपीएस इज एग्जम्प्ट अप टू द एक्सटेंट ऑफ 40%। अब वो 40% बढ़ के कितना हो गया, 60%। तो देखिए, पेमेंट फ्रॉम नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट टू एम्प्लॉय, कोई एम्प्लॉय को पैसा मिल रहा है एनपीएस में से, टू द एक्सटेंट ऑफ 60% ऑफ द अमाउंट पेएबल एट द टाइम ऑफ क्लोजर। या तो क्लोज कर रहे हो, पैसा निकलवा रहे हो, बात खत्म कर रहे हो, काम तमाम। हाउएवर अमाउंट रिसीव्ड बाय नॉमिनी ऑन डेथ ऑफ असेसी इज फुल्ली एग्जम्प्ट। मान लीजिए एम्प्लॉय की डेथ हो गई, तो अब कौन लेगा पैसा, नॉमिनी लेगा। नॉमिनी आया पैसे निकालने, उसको तो सारा ही एग्जम्प्ट कर देंगे। और अगर एम्प्लॉय खुद पैसे निकालना आया, सही सलामत है, तो उसके लिए कितना एग्जम्प्ट है, 60% एग्जम्प्ट। होप आपको समझ में आ गई होगा, आसान है। एमसीक्यू में आने के बहुत ज्यादा हायर चांसेस, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर एमसीक्यू। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। एनी इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट पेएबल टू ए नॉन रेजिडेंट बाय यूनिट लोकेटेड इन आईएफएससी इन रेस्पेक्ट ऑफ मनीज बोरोड बाय। ये एक कंपनी है, एंटिटी है, ये आईएफएससी में लोकेटेड है और इसने लोन लिया है। नॉन रेजिडेंट ने लोन दिया और ये आईएफएससी में लोकेटेड एंटिटी बदले में इसको क्या देगी, इंटरेस्ट। ये नॉन रेजिडेंट को जो भी इंटरेस्ट मिलेगा ना, ये इसके लिए एग्जम्प्ट है। नॉन रेजिडेंट को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। एक तरीके से क्या हो गया कि नॉन रेजिडेंट्स को, नॉन रेजिडेंट क्या सोचेंगे, आईएफएससी में लोकेटेड एंटिटीज को लोन दो, क्योंकि उनको लोन देने पर जो पैसा मिलता है वापस, उस पर तो कोई टैक्स ही नहीं लगता, तो फायदा हो जाएगा एक तरीके से। तो ये फायदा देखते हुए प्रमोट करने के लिए कि आईएफएससी में लोकेटेड एंटिटी को ज्यादा से ज्यादा नॉन रेजिडेंट लोग लोन दे, इसीलिए बोला गया कि नॉन रेजिडेंट जो भी इंटरेस्ट कमाएंगे ना, वो उनके लिए एग्जम्प्ट होगा। बेटा अगला पॉइंट अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अदर सोर्सेज के अंदर के शेयर होल्डर के हैंड में जो एग्जम्प्ट होगा बायबैक पर, तो बायबैक ऑफ शेयर इज एग्जम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर नाउ। सीधी सीधी बात है। लास्ट पॉइंट देखते हैं, देखिए, इंटरेस्ट पेएबल बाय इंडियन कंपनी टू ए नॉन रेजिडेंट not being a company or to a foreign company in respect of monies borrowed from a source outside India by way of issue of RDB is exempt. Such bonds should have been issued during 7918 to 31st19. देखो बेटा ये क्या है, एक कंपनी है जिसने क्या इशू किया, RDB, रूपी डिनोमिनेशन बॉन्ड, जिनको मसाला बॉन्ड भी बोला जाता है। इशू किए किसको, किसको इशू किए है, देखो, नॉट बीइंग ए नॉन रेजिडेंट, लेकिन वो कोई फॉरेन कंपनी नहीं होनी चाहिए, उसको छोड़ करके इशू किया नॉन रेजिडेंट को। तो अब जब ये नॉन रेजिडेंट इस कंपनी के शेयर खरीदेगा, ये बॉन्ड खरीदेगा, तो इस नॉन रेजिडेंट ने तो खरीदे बॉन्ड और बदले में इसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। तो वो इंटरेस्ट इस नॉन रेजिडेंट के लिए क्या है, एग्जम्प्ट। अगेन बेटा देखो, सेम ऊपर वाला और ये वाला सेम लग रहा होगा। ऊपर वाले में वो आईएफएससी में लोकेटेड यूनिट थी, यहां पर ये जो कंपनी है
यहाँ पर ये जो कंपनी है ये क्या इशू कर रही है, आरडीबी। तो आरडीपी पे रूपी डिनोमिनेशन बॉन्ड पर नॉन रेजिडेंट को कोई भी इंटरेस्ट मिलेगा तो पूरी तरीके से क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा। चलिए, होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। अगले पार्ट में हम फिर आगे और कुछ बातें करेंगे, क्योंकि ज्यादा लेंथ की वीडियो यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर सकते, इसी वजह से मैं यहीं पर आज क्लास समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम डिडक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, और डिडक्शंस बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे अमेंडमेंट इसके अंदर आए हुए हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।